Hello my dear students, very good morning all of you. Today I am starting your sixth chapter of microeconomics. The name of your sixth chapter is cost. Introduction. In the previous chapter we studied the various concepts and laws related to the behavior of a product. कि हमने पिछले चैप्टर्स में प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर के बिहेवियर से रिलेटेड या प्रोडक्ट के बिहेवियर से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें सीखी. अ फर्म यूजेज वेरियस इनपुट्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. कोई भी फर्म जो प्रोडक्शन कर रही है, प्रोडक्शन करने के लिए उसे बहुत सारे इनपुट लगाने पड़ते हैं. फर्म हैज़ टू मेक पेमेंट्स फॉर सच इनपुट्स एज दे डू नॉट कम फ्री. और जो भी प्रोडक्शन करने में इनपुट लगाने पड़ते हैं सबको कुछ ना कुछ पेमेंट देना पड़ता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति फ्री में अपनी सर्विसेज नहीं देता. द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दीज इनपुट इज़ नोन एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और इनपुट्स जितने भी लगाए जा रहे हैं उन पर कुल मिलाकर जो खर्चा होता है वो कहलाता है कॉस्ट. यानी समझ लीजिए कि जब भी हम अगर प्रोड्यूसर हैं और किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे तो उस चीज़ को प्रोडक्शन करने में, उस चीज़ को बनाने में जो पूरा खर्चा आएगा, चाहे वो रॉ मटेरियल का खर्चा हो, चाहे उस पर लेबर का खर्चा हो, चाहे बिजली खर्चा हो रही है, सारा खर्चा कुल मिलाकर हम उसका जोड़ लेंगे. यानी प्रोडक्ट का कब तक का खर्चा, जब तक कि प्रोडक्ट रेडी हो गया, मार्केट में बिकने के लिए आ गया, तब तक उस पर कुल मिलाकर जो खर्चा हुआ है वो कहलाता है कॉस्ट. मीनिंग ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में कुल मिलाकर जो एक्सपेंडिचर होता है वो कहलाता है कॉस्ट. इन इकोनॉमिक्स कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ. इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम देखें तो कॉस्ट किन दो चीज़ों का टोटल है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है जिसमें प्रोड्यूसर आउटसाइडर्स को उनकी फैक्टर सर्विसेज के बदले में पेमेंट करता है. इट इज़ द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स और पेमेंट मेड टू आउटसाइडर फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज. कि जैसे प्रोड्यूसर ने बाहर के लोगों से, किसी से लेबर लिया, किसी से कैपिटल ली, किसी से कुछ लिया, रॉ मटेरियल ख़रीदा, तो उन सब लोगों को पेमेंट करेगा. बाहर के लोग हैं, फर्म में काम करने वाले या फर्म के अंदर के लोग नहीं हैं. तो जो भी पेमेंट आउटसाइडर को जाता है वो कहलाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट. कि इट इज़ द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स. इनपुट्स में होने वाला वो खर्चा और पेमेंट मेड टू द आउटसाइडर फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज. आउटसाइडर को जो पेमेंट किया जाता है उनकी फैक्टर सर्विसेज के लिए वो कहलाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल वेजेस पेड टू द एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ को जो वेजेस पेमेंट किया गया है, एम्प्लॉयज़ बाहर के लोग हैं उनका. रेंट पेड फॉर हायर प्रीमाइसेस. कि अगर प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास फैक्ट्री बिल्डिंग नहीं है, आपने रेंट पे उसको लिया हुआ है, तो रेंट भी आप आउटसाइडर को पेमेंट करोगे. पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, ये तो हमेशा ही आउटसाइडर को पेमेंट करना होता है. तो जितना भी पेमेंट फर्म से बाहर के लोगों को दिया जाता है वो कहलाती है उसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट. और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, ये पेमेंट बाहरी लोगों को नहीं, इनसाइडर्स को ही किया जाता है. It is the estimated value of the input supplied by the owners including normal profit. कि जो ओनर है, जो अपनी तरह से जितने भी इनपुट लगा रहा है उनका एस्टिमेटेड प्राइस कहलाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट. जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कि प्रोड्यूसर ने अपना खुद का पैसा लगाया तो वो अगर बाहर बैंक में जमा कर देता या किसी को उधार दे देता तो उसको इंटरेस्ट मिलता. तो कितना इंटरेस्ट मिलता लगभग ये एस्टिमेट कर लिया. तो अब उसने अगर अपनी ही फर्म में पैसा लगाया है तो वो इंटरेस्ट भी किसको मिलना चाहिए, उसको खुद को मिलना चाहिए. यानी ये पेमेंट बाहर वाले को नहीं जाएगा, वो खुद रखेगा. तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट हुआ. रेंट ऑफ ओन लैंड. कि अगर मान लो उसके पास खुद की ज़मीन थी, खुद का बहुत बड़ा मकान था, उस मकान में ही वो फैक्ट्री चला रहा है, तो अगर मान लो वो फैक्ट्री किसी और को देता, वो बिल्डिंग किसी और को किराए पे देता, तो उसे रेंट की कमाई होती. तो ऐसी कंडीशन में वो अपने प्रॉफिट में से, अपनी इनकम में से अपना रेंट भी निकाल लेगा. कि अगर मेरे को ये रेंट नहीं मिले तो मैं बाहर की ही बिल्डिंग किराए पे लूँ, कि मैं अपनी किसी और को दे दूँगा. तो रेंट भी उसने अपने आप खुद रखा है, तो ये कहलाता है. यानी जितने भी इनपुट्स वो अपनी साइड से लगा रहा है, चाहे अपना पैसा लगा रहा है, चाहे अपना मकान लगा रहा है, या खुद काम करता है तो एज ए सैलरी वो अपना पेमेंट ले लेता है, तो ये सब कहलाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट.
सच कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स। ये जो ओनर अपने फैक्टर्स खुद सेल्फ सप्लाई कर रहा है, ये वो कॉस्ट कहलाती है। सो कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स, explicit cost and the imputed value of the inputs supplied by the owner। यानी इकोनॉमिक्स में हम कॉस्ट के अंतर्गत एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो बाहर के लोगों को पेमेंट की जा रही है और इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी इम्प्यूटेड वैल्यू जो ओनर खुद रख रहा है, वो दोनों इसमें शामिल होती हैं। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है? इट इज़ द पेमेंट मेड टू आउटसाइडर फॉर हायरिंग फैक्टर सर्विसेज। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो है जो आउटसाइडर को पेमेंट किया जाता है। क्यों पेमेंट किया जाता है? क्योंकि उन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उन्होंने प्रोडक्शन में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, इसलिए। और इम्प्लिसिट कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर, जो ओनर ने अपनी तरफ से खुद फैक्टर लगाए हैं उनकी कॉस्ट कहलाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। मनी पेमेंट, it involves actual money payment on buying and hiring inputs, or it involves imputed value of factors owned by the firm. There is no money payment involved. Payment of wages, rent, insurance, premium etc. are explicit cost, क्योंकि ये बाहर के लोगों को पेमेंट किया जा रहा है। और ओनर अगर खुद का पैसा लगा रहा है तो उसको मिलने वाला इंटरेस्ट, खुद की बिल्डिंग दे रहा है तो वो लेने वाला रेंट, ये सब कुछ कहलाता है उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है कि द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट इज़ नोन एज कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट और आउटपुट का जो रिलेशन है वो कहलाता है कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड इनपुट। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज सी। कॉस्ट फंक्शन को हम कैपिटल सी से शो करते हैं। एफ यानी फंक्शनल रिलेशनशिप और क्यू मीन्स क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, यानी कितनी कॉस्ट से कितना आउटपुट बनता है, कितने रुपए के इनपुट से, कितने कॉस्ट इनपुट से कितना आउटपुट बनता है, वो रिलेशनशिप कहलाती है कॉस्ट फंक्शन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी किसी एक चीज़ को पाने के लिए, किसी एक चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हम जो सबसे बड़ा अल्टरनेटिव सेक्रीफाइस करते हैं वो कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, कि हमने जो सबसे अच्छा अल्टरनेटिव छोड़ा है वो कहलाती है कॉस्ट opportunity cost। कि the concept of opportunity cost is very important as it is form the basis of the concept of cost। When a firm decide to produce a particular commodity then it is always considered the value of the alternative commodity। कि जब फर्म ने डिसाइड किया है कि वो एक इस चीज़ का प्रोडक्शन करेगी तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं उसे दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन छोड़ना होगा या वो उसको सेक्रीफाइस करेगी। The value of the alternative commodity is the opportunity cost of the goods that the firm is now producing। एग्जाम्पल दिया, सपोज ए फार्मर प्रोड्यूस ईदर 50 क्विंटल्स ऑफ राइस और 40 क्विंटल्स ऑफ वीट। कि फार्मर के पास ऑप्शन है कि वो दो चीज़ें हैं कि या तो वो गेहूँ राइस को प्रोडक्शन करता है तो 50 क्विंटल मिलता है, और अगर वीट का प्रोडक्शन करता है तो उसे 40 क्विंटल मिलेगा। अब एक ही लैंड है उस पर, तो इफ़ ही चूजेस टू प्रोड्यूस राइस, कि अगर वो चुनता है कि मैं तो राइस का प्रोडक्शन करूँगा, तो एक अच्छा अल्टरनेटिव वो वीट छोड़ रहा है कि उसे वीट का प्रोडक्शन ख़त्म करना पड़ेगा। वो वीट का प्रोडक्शन ना करे तो वो फिर राइस उगा सकता है, या फिर अगर वो वीट को चुनता है तो उसे राइस छोड़ना पड़ेगा। यानी एक प्रोडक्शन करने के लिए हमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन छोड़ना पड़ता है वो कहलाता है इस प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट है शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट, we know in the short run there are some factors which are fixed while other are variable। Similarly short run costs are also divided into two kinds of cost। कि हर तरह हमेशा कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं जिनको हम जल्दी चेंज नहीं कर सकते, कुछ वेरिएबल होते हैं जिनको आउटपुट के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो ज़्यादा फैक्टर्स यूज़ कर लो, कम आउटपुट चाहिए तो कम कर लो। तो इसी तरह से इसमें भी दो तरह के कॉस्ट हैं,
फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। द सम टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में दोनों तरह की कॉस्ट आ जाती हैं, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। तो जब भी हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को प्लस करते हैं तो जो हमारा आंसर फाइंड होता है वो कहलाता है टोटल कॉस्ट। कि लेट अस डिस्कस द शॉर्ट रन कॉस्ट इन डिटेल। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, कि हम इसको सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट भी कह सकते हैं और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी कह सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो कि कभी चेंज नहीं होती, आउटपुट के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होती, वो हमेशा फिक्स रहती है। चाहे हम ज़ीरो आउटपुट करें या मैक्सिमम आउटपुट करें तब भी वो चेंज नहीं होती, तो उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। रेंट ऑफ प्रीमाइसेस, कि जितना रेंट आपको देना है प्रीमाइसेस का उतना देना ही पड़ेगा, चाहे आप प्रीमाइसेस को पूरा यूज़ करो या आधा यूज़ करो। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर जितना % इंटरेस्ट होता है पूरा ही देना पड़ता है, चाहे उस लोन का आधा पैसा यूज़ किया हो या ना किया हो। सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, परमानेंट स्टाफ को सैलरी देनी ही पड़ती है, चाहे छुट्टी के दिन हो या ना हो, या चाहे जिस दिन उन्होंने काम ना किया हो उस दिन की भी सैलरी देना पड़ती है। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारी कॉस्ट जो कि आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, ये टाइम पर्टिकुलरली फिक्स होती हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। इस फिक्स्ड कॉस्ट को और कौन कौन से नामों से जाना जा सकता है? सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जनरल कॉस्ट एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट, कि हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी कहलाती है। फिक्स्ड कॉस्ट इज इंकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स लाइक मशीनरी। फिक्स्ड कॉस्ट किस किस पे खर्चा होती है? मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा, विच कैन नॉट बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन। ये फिक्स्ड फैक्टर पे होने वाला खर्चा है जिसको हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते हैं। द पेमेंट टू दीज फैक्टर्स रिमेन फिक्स्ड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। इन पर होने वाला खर्चा फिक्स रहता है चाहे हमारा आउटपुट ज़्यादा हो या कम हो। सो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन द सेम, फिक्स्ड कॉस्ट वही रहती हैं वेदर आउटपुट इज़ लार्ज, सिमिलर, स्मॉल और इवन जीरो। चाहे आउटपुट जीरो हो रहा हो, कम हो रहा हो या मैक्सिमम हो रहा हो, फिर भी कॉस्ट उतनी ही रहती है, ये कहलाती है फिक्स्ड कॉस्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैन बी बेटर अंडरस्टैंड एक्सप्लेन थ्रू वेरी फॉलोइंग शेड्यूल ऑन डायग्राम। कि देखिए पेज नंबर 6.3 पर 6.1 टेबल दी हुई है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा यहाँ पर 12 है, चाहे आउटपुट 0 यूनिट हो रहा है, 1 2 3 4 5 कुछ भी यूनिट आउटपुट हो रहा है, लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कितनी है? 12 ही है, ना तो वो कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व भी बहुत सिंपल है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन हमेशा OX एक्सिस पर पैरेलल होती है, ये हमेशा पैरेलल हॉरिजॉन्टल होती है, आड़ी एक सीध में होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। नाउ टोटल वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं, टोटल वेरिएबल भी बोल सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ये वो वेरिएबल यानी जो चेंज हो सकती है, किसके अकॉर्डिंग? आउटपुट के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट चेंज होती रहती है। यानी वेरिएबल इनपुट्स ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी, वेरिएबल इनपुट कम लगाएंगे तो कम कॉस्ट आएगी, तो ये कहलाती है वेरिएबल कॉस्ट। Variable cost refers to those cost which vary directly with the level of output। इसमें क्या क्या शामिल है? पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, अगर आउटपुट ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदेंगे यानी ये कॉस्ट ज़्यादा आएगी, और अगर कम आउटपुट देना है तो कम रॉ मटेरियल खरीदेंगे यानी कॉस्ट कम आएगी। पावर, फ्यूल, अगर ज़्यादा मशीनें चलेंगी तो ये खर्चा ज़्यादा आएगा, कम चलाएंगे, कम प्रोडक्शन करना है तो कम मशीनें चलेंगी तो पावर, बिजली, फ्यूल सब कम लगेगा। वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, कैजुअल लेबर यानी ज़रूरत पड़ने पर टेम्परेरी जिसको अपन बोलते हैं स्टाफ बुलाया जाता है, तो जब ज़रूरत होगी तब बुलाएंगे तब ज़्यादा खर्चा आएगा, और जब ज़रूरत नहीं होगी तो नहीं बुलाएंगे तो कम खर्चा आएगा। यानी ये सारे खर्चे अकॉर्डिंग टू आउटपुट ज़्यादा या कम होते रहते हैं, इसलिए इनको टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं।
Variable costs are incurred on variable factors like raw material, direct labor, power, etc., which changes with change in level of output. ये सब आउटपुट के साथ उस ज़्यादा या कम हो सकते हैं. It means variable cost rise with increase in the output and fall with decrease in the output. Such costs are incurred still there is production and become zero at zero level of output. कि जब प्रोडक्शन जीरो हो रहा हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी होती है, जीरो. और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी. जैसे टेबल 6.2 पेज नंबर 6.4 पे दी हुई है टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्केड्यूल. यहाँ पर ज़ीरो आउटपुट दिख रहा है. ज़ीरो आउटपुट पर वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो है. फिर 1 पर 6, 2 पर 10, यानी जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है. इसका कर्व भी सिंपल होता है. जैसे आउटपुट के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाती है, यानी इसका कर्व कैसा चलता है, अपवर्ड चलता है. ज़ीरो पर ज़ीरो, और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा ये कर्व बढ़ता जाएगा. इसका शेप होता है इन्वर्स एस, यानी उल्टे एस की तरह इसका शेप होता है. कि टीवीसी कर्व इज, टीवीसी मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज इन्वर्सली एस शेप्ड एज इनिशियली इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट एंड लेटर इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट. कि बढ़ता तो है शुरू में डिक्रीजिंग रेट पर और बाद में इंक्रीजिंग रेट पर, इसलिए इसका इन्वर्स शेप बनता है. जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है, लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती. दोनों का डिफरेंस आप इसमें से पढ़िए.